अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न डेली। लर्न डेली में आपको खुशामदीद। आज हमने म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पढ़ना है। सेल्फ इंडक्शन और इंडक्शन में हमने न्यूमन फार्मूला करना है। तो अब आप देखें तो आज हमने एनिमेशन के थ्रू भी देखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले चलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की तरफ। तो हमारा मैंने एक कहा है कि एनिमेशन पेज भी रख लें, एक ग्रीन कलर का पेज था, तो एनिमेशन सारी आपको इस पे नज़र आएंगी। तो अब आप देखें आपके पास क्या है, एक कॉइल है। यू कैन सी ऑन दिस स्क्रीन कि आपके पास क्या है, एक इंडक्टर है, एक कॉइल है, एक सोलेनॉइड है। अब सोलेनॉइड क्या चीज़ होती है आपके पास कि जैसे आपके पास एक बार मैग्नेट होता है, तो आपने प्रीवियस लेक्चर में ये बात देखी है कि बार मैग्नेट को क्या करते हैं, आप पास लाते हैं और दूर लेके जाते हैं। तो कॉइल से जब वो पास और दूर आता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो सी वो उस बार मैग्नेट की नॉर्थ पोल से निकल रही हैं, वो बढ़ती हैं या कम होती हैं उस कॉइल में। और जब वो कॉइल में बढ़ती या कम होती हैं तो हमारे पास जो इंड्यूस्ड ईएमएफ के हमने फार्मूला निकाला था, वो क्या निकाला था, वो हमारे पास फार्मूला आया था ये कुछ इस तरह। पार्शियल के मैग्नेटिक फ्लक्स का जो टाइम डेरिवेटिव हम ले लेते हैं, तो वो हमारे पास इस तरह का फार्मूला इंड्यूस्ड ईएमएफ फैराडे के मुताबिक आया था, फैराडेज लॉ के मुताबिक आया था। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास होता यूं है कि ये जो कॉइल है हमारे पास, अब सोलेनॉइड में क्या है कि नॉर्थ पोल उसी तरह जनरेट हो जाता है जब करंट उसमें से मूव करता है। कि एम्पियर्स लॉ में हमने ये बात पढ़ी है कि व्हेन अ करंट मूव्स थ्रू अ कंडक्टर, एक रॉड है, स्ट्रेट रॉड है, उसके जब करंट मूव करता है तो राइट हैंड फ्लेमन राइट हैंड रूल के साथ हम उसकी करंट की ऊपर करंट अगर थंब इंडिकेशन देता है करंट की, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो सी कर्ल ऑफ योर फिंगर्स शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी करंट किसी भी कंडक्टर में से पास करता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड्स वो जनरेट कर देता है। तो इसी तरह जब सोलेनॉइड है आपके पास, सोलेनॉइड में क्या होता है कि एक कॉइल होती है जिसमें से करंट को आप पास करते हैं। जब आप करंट को पास करते हैं तो ये एक बार मैग्नेट की तरह आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देने लग जाता है। तो अब आप चलते हैं आगे अपनी एनिमेशन की तरफ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या है कि कॉइल के साथ आपने एक एसी सोर्स लगा दिया है, वोल्टेज सोर्स आपने एसी लगा दिया है। बहुत सी जगह पे ये डीसी सोर्स लगा दिया जाता है बगैर किसी रियोस्टेट के। तो आपको बताता चलूं कि इस फार्मूले के तहत कि आप कभी भी इस फार्मूले को अगर आप देखें तो डीसी सोर्स जो सी है आपके पास, वो कभी भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको जनरेट करके नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि जब डीसी सोर्स होगी तो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। सोलेनॉइड के अंदर या कॉइल के अंदर एक दफ़ा जब मैग्नेटिक फील्ड डीसी, आपको पता है कि डीसी की स्ट्रेट लाइन होती है, वो चेंज नहीं करती। जबकि अगर आप देखें साइनोसाइडल तो वो बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है कम होती है। ये बढ़ने घटने से ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स आपके पास बराबर होता है इसके बी डॉट ए के, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है बी डॉट ए के बराबर होता है। अब इसको चेंज होने के लिए टाइम के रिस्पेक्ट से आपको या ये बी चेंज करना पड़ता है या ये एरिया चेंज करना पड़ता है। जनरेटर के केस में क्या होता है, आपके पास साइड पे मैग्नेट्स जो से होते हैं वो एक फिक्स्ड मैग्नेट होते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स के दरमियान आपकी कॉइल होती है, वो कॉइल का एरिया चेंज हो रहा होता है। आपके पास एरिया आपके पास एक डायरेक्शन में चेंज हो रहा होता है, ऐसे घूमती है कॉइल तो चेंज हो रही है। यहाँ पे कॉइल नहीं घूम रही, कॉइल एरिया आपके पास नहीं चेंज हो रहा। तो आपने चेंज फ्लक्स को चेंज करने के लिए ये मैग्नेटिक जो सी फील्ड है आपके पास, उसको आपने चेंज करना है।
तो इसको जब आप चेंज किस तरह करेंगे कि जब आप सोर्स में से वोल्टेज कम या ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा कि ये जो सोलेनॉइड है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम या ज़्यादा कर देगा। एसी सोर्स तो एक परमानेंट एक पॉजिटिव, अगर 5 वोल्ट की डीसी सोर्स है आपके पास तो उसने पूरे डीसी सोर्स की एक स्ट्रेट लाइन देनी है, वो ऊपर नीचे नहीं होगी। तो हमारे पास 5 वोल्ट के हिसाब से जितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी वो उतनी होंगी, ना वो कम होंगी ना वो ज़्यादा होंगी। तो वो फिर एक बार मैग्नेट वाला हमारे पास केस बन जाएगा। तो बार मैग्नेट में जिस तरह हमारे पास क्या होता है कि फील्ड लाइंस वो जितनी निकल रही हैं, फिर हमें वो सोलेनॉइड आगे पीछे हिलाना पड़ेगा, मूवमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके वो क्या करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करेगा। तो अब हमने एसी सोर्स इसमें किस वजह से लगाया कि एसी सोर्स बढ़ता है और कम होता है, इसके बढ़ने और कम होने से हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है और कम होती है। इस मैग्नेटिक फील्ड के टाइम रिस्पेक्ट से बढ़ने या कम होने की वजह से हमारे पास फ्लक्स में चेंज आता है टाइम की रिस्पेक्ट से। तो फिर क्या होता है, हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है। तो एसी सोर्स हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास इंड्यूस्ड करंट जो है वो चेंज इन फ्लक्स की वजह से आता है। तो अब चलते हैं आगे, ये इतना आपको समझ आ गई होगी। तो अब जब यहाँ से करंट पास कर रहा है तो हमारे पास ये कॉइल का एक फील्ड लाइंस जनरेट हुई हैं। जब ये फील्ड लाइंस जनरेट हुई हैं, ये हमारे पास है प्राइमरी कॉइल। अब हमारे पास एक और कॉइल है सेकेंडरी कॉइल जिसको हम कहते हैं। और सेकेंडरी कॉइल में क्या होता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, जनरेट होता है। तो अब ये इंड्यूस्ड करंट प्राइमरी कॉइल में से करंट एक्चुअल पास करता है, उससे जो फ्लक्स निकलता है, वो जो उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती हैं वो फ्लक्स जनरेट करती हैं सेकेंडरी कॉइल के अंदर। और ये जो ईएमएफ बनता है ये ईएस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। तो इसके थ्रू अब क्या हो गया, आपको समझ आ गई कि किस तरह सेकेंडरी कॉइल के अंदर आपके पास करंट जनरेट होता है। और सेकेंडरी के साथ हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया जो कि हमें क्या करता है, डिफ्लेक्शन के बारे में बताता है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि किस तरह आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन में क्या क्या, आपको एनिमेशन से थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि म्यूचुअल इंडक्शन होती क्या चीज़ है। तो अब चलते हैं हम अपनी थ्योरी की तरफ, म्यूचुअल इंडक्शन की थ्योरी की तरफ। तो म्यूचुअल इंडक्शन में अब आपको जैसे मैंने बताया, एक प्राइमरी कॉइल है और एक सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, उन्होंने फ्लक्स जनरेट किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नॉर्थ में से क्या हो रहा है, फील्ड लाइंस नॉर्थ में से निकलती हैं। यहाँ पे जब इंटर होंगी तो साउथ में इंटर, ये साउथ बना लेगा और ये नॉर्थ में से इसकी फील्ड लाइंस निकलेंगी। फिर इन्होंने करंट की डायरेक्शन, अब ये इसमें जो करंट आएगा वो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा कि जिसने काज की वो अपनी काज को क्या करेगा, अपोज करेगा। लेंजेस लॉ के मुताबिक वो अपनी काज को अपोज करेगा। तो डायरेक्शन जो होगी करंट की वो क्या होगी, उल्ट होगी। तो अब व्हेन द करंट पासिस थ्रू अ प्राइमरी कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड। मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होगी तो वो फ्लक्स बनाएगी तो हमारे पास यहाँ पे ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, जनरेट हो जाएगा। अब वो कहता है कि ये फ्लक्स क्या है, करंट के डायरेक्ट रिलेशन है। जितना यहाँ पे करंट ज़्यादा होगा उतनी फील्ड लाइन ज़्यादा बनेगी और फील्ड लाइन ज़्यादा की वजह से फ्लक्स भी हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा होगा। हमने क्या कर दिया, इस फ्लक्स का टाइम डिफरेंशियल ले लिया। जब हमने टाइम डिफरेंशियल लिया तो हमारे पास ये चीज़ इस तरह आ गई। जब ये चीज़ हमारे पास इस तरह आई तो हमने देखा कि ये जो हमारे पास ये चीज़ है ये किसके बराबर है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर है। तो हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ का यहाँ पे लिख दिया कि ये हमारे पास किसके बराबर आ गई, इक्वल प्रोपोर्शनैलिटी थी। इक्वल का साइन डाला तो हमारे पास एक इक्वलेंस आ गई, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया, जिसको हमने कहा ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। तो फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस में हम एन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लूप जोन सी एन नंबर ऑफ टर्न्स की आ जाएगी, उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब हम चलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस की तरफ। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है,
तो आप देख सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस में आपके पास एक ही कॉइल होती है। आपकी स्क्रीन में आपको नज़र आ रही है कि ये एक ही कॉइल है। अब इस एक कॉइल में से होता क्या है कि जब आपके पास करंट मूव करता है उस कॉइल में से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसी तरह जनरेट होती हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब अपने एरिया में से गुजरती हैं, वो जब अपने ही कॉइल के एरिया में से गुजरती हैं, ये कॉइल का एरिया क्या था, ये सेकेंडरी कॉइल का एरिया था म्यूचुअल इंडक्शन में। लेकिन इन सेल्फ इंडक्शन ये एरिया उसका अपना ही कॉइल का एरिया होता है। करंट की निस्बत, करंट गुजरने की वजह से जब इसमें वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने ही एरिया में से गुजरती हैं, तो वो अपना ही एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करती है अपने ही कॉइल में। जब वो एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड उसकी अपने ही कॉइल में बन जाती है, तो वो एक और इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने अंदर जनरेट कर लेता है, अपने ही सर्किट के अंदर, अपनी कॉइल के अंदर। तो वो कॉइल के अंदर जो आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है, उसे हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। और जो ये सेल्फ इंडक्शन में आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, ये इंड्यूस्ड करंट आता है, तो ये हमेशा अपोज करता है अपनी काज को, कि इसकी डायरेक्शन जो होती है हमेशा ऑपोजिट आती है, और इसको हम नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं। इसी वजह से कि ये अपनी काज को क्या कर रहा है, लेंज़िस लॉ भी यही बताता है कि ये अपनी काज को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो अब चलते हैं कि थ्योरी की तरफ, कि लेंज़ लॉ की थ्योरी क्या है। तो लेंज़ लॉ की कहता हूँ सेल्फ इंडक्टेंस की थ्योरी क्या है। तो वो कहता है सेल्फ इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द इंडक्शन ऑफ अ वोल्टेज इन अ करंट कैरिंग वायर व्हेन द करंट इज चेंजिंग इन इटसेल्फ, कि इटसेल्फ अपने ही कॉइल के अंदर जब वो चेंज करता है, जब वो इस कॉइल के अंदर खुद को चेंज करता है, तो वो एक, आपको मैंने सारा प्रोसीजर बताया कि किस तरह ईएमएफ जनरेट हो जाती है। तो जैसे म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर हुआ, सेम फिनोमेना यहाँ पे होता है, सिर्फ वो एरिया उसकी अपनी कॉइल का होता है। तो क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पार्शियल आई बाय पार्शियल टी, जैसे पीछे हमने किया। इसमें यहाँ जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है वो एल आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। और एन नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पे माइनस साइन क्या बता रहा है कि काज को, ये अपनी काज को अपोज करता है हमेशा। इसके करंट की डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। एक्चुअल जो करंट गुजर रहा है उसको ये अपोज करता है, और इसी अपोजिंग की वजह से इसको क्या कहा जाता है, बैक ईएमएफ भी कहा जाता है। कि ये बैक ईएमएफ मोटर्स के अंदर, ज़्यादातर हम ये मोटर्स के अंदर पढ़ते हैं कि जब मोटर्स आपकी मूव करती हैं, तो वो जब ज़्यादा तेज़ी से, जितना आप वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, वो मोटर्स गर्म हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। वो इस बैक ईएमएफ के नताइज होते हैं सारे, कि आपकी मोटर जो गर्म हो जाती है ना, वो ये इतनी अपोजिशन बना देती है कि इसके अंदर जो करंट पैदा होता है वो इतना टकराव मारता है, आगे से उसको धक्के लगा रहा होता है कि यार तू पीछे हो, वो दूसरा कहता है नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ तुम पीछे हो। तो दोनों में जब झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो लड़ाई के नताइज में क्या होता है कि आपके पास ना वो गर्मी पैदा हो जाती है, आपकी मोटर गर्म हो जाती है। इसी वजह से वोल्टेज बढ़ाते हैं, बैक ईएमएफ बढ़ता जाता है, इतना ज़्यादा थ्रेशोल्ड बढ़ जाता है, उनमें झगड़े की तनासुब इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनकी मौत वाक़या हो जाती है, कि वो जो मोटर है वो मारी जाती है, वो जल जाती है। आप कहते हैं वो बिजली तेज़ हो गई तो हमारी मोटर जल गई। भाई मोटर को क्या मौत पड़ी है, वो तेज़ घूम रही थी ना, तो तेज़ घूम रही है, घूमती रहती, उसको क्या मौत पड़ी है कि वो जो उनसे ये मारी गई है, जल गई है। तो वो बैक ईएमएफ इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो उनमें लड़ाई बहुत बढ़ जाती है, लड़ाई बढ़ती है तो मोटर मर जाती है आपके पास। तो अब बैक ईएमएफ की भी आपको समझ आ गई कि सेल्फ इंडक्टेंस में बैक ईएमएफ किस तरह होती है। तो इसमें जो अब आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें अपने पास, तो चोक की एग्जांपल होती है कि चोक आपके पास होता है, प्रैक्टिकली चोक जो होता है ना आपके पास लगा होता है बहुत से अप्लायंसेस के अंदर। आपका जो एनर्जी सेवर होता है उसमें भी चोक लगा होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि ढूंढूं, मुझे मिल जाए कोई टूटा हुआ एनर्जी सेवर वगैरह यहाँ पे, तो उसमें से मैं आपको दिखा दूँ कि एलईडी बल्ब में नहीं होता ये चोक जो सा है, ये एनर्जी सेवर्स के अंदर लगता है। नहीं मिला, चले मुझे, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बाद में इसकी तस्वीर जो सी है चोक की भी, वो भी दिखा दूं, प्रैक्टिकल तस्वीरें वो भी दिखाऊं। तो यहाँ तक आपकी बात सेल्फ इंडक्टेंस की ख़त्म हो गई।
अब हम चलते हैं इंडक्टेंस की तरफ, जो ओरिजिनल, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो सी है, ये टॉपिक जो से हैं आपको क्लियर होने चाहिए, तो इंडक्टेंस आपको अच्छे से समझ आएगी। अब इंडक्टेंस में क्या है कि आपके पास उसने कहा है न्यूमैन फार्मूला को ड्राइव करने के लिए आपके पास दो लूप्स होनी चाहिए। अब ये दो लूप्स करती क्या हैं कि इन दो लूप्स में से एक में से करंट पास, फॉर एग्जांपल दिस इज ये वाली जिस पे मैंने अब मार्कर रखा है, ये लूप क्या है, ये वाली लूप, ये लूप है प्राइमरी लूप और ये सेकेंडरी लूप है। इस लूप में से करंट पास करता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं, B1 हम कहते हैं, जो कि लूप 1 से जनरेट हुई B1। अब इन मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होने की वजह से इधर से जब वो पास करेंगी, करंट को आपने स्टेडी करंट दिया, तो एम्पेयर लॉ ने भी यही किया, मैंने स्टेडी करंट मूव्स थ्रू अ कंडक्टर, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो अब यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुई वो पास की लूप 2 में से। जब लूप 2 में से पास हुई तो कुछ ना कुछ ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट जो सा था वो इस लूप 2 में जनरेट हो गया। अब जो इस लूप 2 में वो जनरेट हुआ है, हम उसको पढ़ते हैं कि वो क्या जनरेट हुआ, वो कितना, वो फ्लक्स क्या था और वो फ्लक्स कितना हुआ, और हमारे पास जो इंडक्टेंस की वैल्यू आती है वो इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की हमारे पास वैल्यू आती है वो क्या आती है। तो चलते हैं, अकॉर्डिंग टू बॉयट-सैवरिट लॉ, हमें बॉयट-सैवरिट लॉ क्या कहता है कि जो B1 जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके बराबर होती है, μ0/4 ये आपने मैग्नेटोस्टैटिक में बॉयट-सैवरिट लॉ पढ़ा है कि B1 इज इक्वल टू μ0/4πI1, क्योंकि करंट 1 पास कर रहा है और B1 जो सी है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो ये बराबर होगी आपके B1 वेक्टर है आपके पास, तो I1 इस पूरे के बराबर होगी। ये बॉयट-सैवरिट लॉ के मुताबिक फार्मूला है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। फिर आपने जो फ्लक्स पढ़ा हुआ है, फ्लक्स क्या होता है, B.DA, टोटल एरिया के लिए B.DA, ये एरिया क्या है, ये एरिया मैं आपको बता देता हूँ कि ये लूप 2 के अंदर कोई भी एरिया है जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। ये आपके पास यहाँ पे कोई भी एरिया है जिसमें से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास कर रही हैं, तो जब इसको आप होल पे इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आपके पास पूरे एरिया का आ जाएगा और पूरे एरिया के लिए आपके पास फ्लक्स आ जाएगा, जो आपके पास क्या है, φ2 है। आपने यहाँ पे फिर φ2, फिर आपको पता है कि ये जो सा है वेक्टर पोटेंशियल के बराबर, B किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक फील्ड कर्ल ऑफ इट्स वेक्टर पोटेंशियल, तो वो आपने यहाँ पे B1 की जगह वैल्यू पुट कर दी A1 के साथ। तो फिर स्टोक्स लॉ से आपने ये सरफेस इंटीग्रल को क्या कर दिया, लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दिया। ये एक ओवर अ क्लोज लूप लाइन इंटीग्रल स्टोक्स लॉ भी आपको पता है, वहां से आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो हमने पिछले चैप्टर में जो मैग्नेटोस्टैटिक का चैप्टर था उसमें में वेक्टर पोटेंशियल का फार्मूला भी पढ़ा था। क्या होता है कि वो होता है μ0/4π एक क्लोज्ड वॉल्यूम पे मैग्नेटिक जो आपके पास करंट डेंसिटी है डिवाइडेड बाय आर डी टाउ क्या है, वॉल्यूम डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम है। अब आपको पता है जे क्या होता है हमारे पास, I डिवाइडेड बाय डी ए, ये भी आपने पढ़ा हुआ है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए। तो भाई परपेंडिकुलर एरिया में से जितना करंट पास कर रहा है तो वो आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बराबर होता है, उधर मैं नहीं जाना चाहता। तो ये डी ए जोन सा है इस डी टाउ के साथ कट जाएगा, ये वॉल्यूम है, तो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट समझ लें आप, और ये क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ है। तो लेंथ और विड्थ जब कट जाएंगी तो हाइट एक ही रह जाएगी, एक लेंथ का फैक्टर सिर्फ रह जाएगा। तो वो एंड पे वो एक, जब जे की वैल्यू पुट करेंगे तो आई बाहर आ गया, ये वाला I1 बाहर आ गया, क्योंकि J1 समझ लें ये कि क्यों करंट डेंसिटी फर्स्ट वाली लूप की थी, तो I1 बाहर आ गया, और वो जो DA था वो D टाउ के साथ कट के सिर्फ DL1 रह गया। DL1 क्या था, ये इस लूप का छोटा सा हिस्सा था,
इस लूप का ये स्मॉल सा हिस्सा जो है ये DL1 है। तो ये वैल्यू हमने क्या की, ये वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। यहाँ पे जब हमने पुट की तो हमारे पास जो फ्लक्स की वैल्यू आ गई ना, यहाँ पे देखें आपने पुटिंग की, फ्लक्स की वैल्यू ये आ गई। तो फ्लक्स की वैल्यू आप देख सकते हैं μ0I1/4 ये आपके पास दो लाइन इंटीग्रल आ गए हैं, एक क्लोज लूप L1 के लिए है, एक क्लोज लूप L2 के लिए है। एक लूप 1 की है, इस लूप पे इंटीग्रेशन है, और एक इस लूप पे इंटीग्रेशन है। लूप 1 और लूप 2 दोनों की इंटीग्रेशन करनी है। तो ये हमारे पास फ्लक्स 2 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 का इसको हमने नाम दे दिया। अब मैंने आपको पहले जैसे बताया कि फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स किसके बराबर है, टाइम चेंज इन फ्लक्स इंड्यूस्ड EMF के बराबर है सेकेंडरी कॉइल के। और ये इंड्यूस्ड EMF आपने म्यूचुअल इंडक्शन में क्या निकाला है, अभी हमने साथ ही पीछे ही निकाला है, m�partial I/t के ये क्या होता है, बराबर होता है। तो हमने क्या करना है, इक्वेशन इस E और B को आपस में कंपेयर कर लेंगे। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो चीज़ आ जाएगी, इसको ये इस तरह बराबर आ जाएंगे। अगर आप दोनों के इधर उधर लेके इंटीग्रेट कर देते हैं, असल तरीका वो होता है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कि आपके पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स B है वो M और I म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट के बराबर आ जाएगी। अब अगर हम लूप की बात करते हैं, लूप 2 के लिए जो फ्लक्स हमने लेना है, लूप 2 के लिए फ्लक्स हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, लूप 2 का फ्लक्स बराबर है म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 के अंदर 1 की वजह से। यह आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कि वेक्टर्स जब आपने पढ़े थे, R21 का क्या मतलब होता है, R12 का क्या मतलब होता है। तो ये M21 का मतलब है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 2 ड्यू टू 1। और ये करंट कौन सा आ गया हमारे पास, करंट तो I1 है जो हमने लूप 1 में से मूव कर रहा है। तो ये वैल्यू हमने क्या करनी है, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देनी है। जब इक्वेशन नंबर 4 में आप पुट करेंगे तो I1 के साथ कट जाएगा, और जो ओवरऑल वैल्यू आपके पास आएगी वो वैल्यू ये है कि μ0/4 दो आपके पास लाइन इंटीग्रल, और ये जो लाइन इंटीग्रल आपके पास 1/r dl1 और dl2 दोनों पे लाइन इंटीग्रल ले लेंगे तो आपके पास मैग्नेटिक इंडक्टेंस आ जाएगी। और ये जो आपके पास फार्मूला है, दिस फार्मूला इज नोन एज न्यूमैन फार्मूला। इस फार्मूले का हम क्या कहते हैं, न्यूमैन फार्मूला कहते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पढ़ा, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ा, फिर हमने इंडक्टेंस में पढ़ा कि न्यूमैन फार्मूला किस तरह हमने इंडक्टेंस लूप 1 में से करंट पास करने की वजह से जो लूप 2 के अंदर म्यूचुअल इंडक्टेंस जनरेट हुई, वो क्या जनरेट हुई, हमने वो फाइंड की। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करें प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये वीडियोस जो सी हैं बर वक्त मिल सकें। और ये एक वीडियोस जो सी मैं बना रहा हूँ ये एक सीक्वेंस के साथ हैं, एक आउटलाइन को फॉलो किया जा रहा है। अगर आपका कोर्स है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस क्या हैं आपको मिलती जाएं जैसे जैसे मैं बनाता जा रहा हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं दूसरे दिन या एक दिन छोड़ के, या 2 प्लेलिस्ट है मेरी, एक दिन एक प्लेलिस्ट की बनाऊं, दूसरे दिन दूसरी प्लेलिस्ट की बना लूं। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको पता होगा कि चैनल में क्या है कि वो वीडियो आपको मिल जाती है, कि पहले दिन दूसरे दिन आपको नई वीडियो, आपको नया लेक्चर मिलता जाता है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेक्चर रोज़ का रोज़ मिलता रहे और आप उसको फॉलो कर लें, क्योंकि फॉलो करके तो फिर आपका सारा कोर्स इस तरह ख़त्म हो जाएगा। तो थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।